चलिए सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। साथियों, यूपी टेट का आगाज़ हो चुका है और हम लोग लगातार, आज हमारा ये तीसरा टॉप क्लास है और लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं। तो टेट क्यों ज़रूरी है आपको पता है कि आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें टेट जो है वह अनिवार्य हो जाएगा। तो अभी से मौका है टेट पास करने का और उस मौके को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाया जाए। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी प्रैक्टिस की। आगे चल करके जो भी नए साथी हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको वीडियोज, उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी टीम है, ये नया बैच प्रारंभ हो चुका है। पूरी टीम है जो आपको पढ़ाएगी लगातार क्लासेस। अब 1-2 दिन में आपकी CDB 8 से 9 सुबह स्टार्ट हो जाएगी। 9 से 10 मेरा है, फिर 10 से 11 संस्कृत का है। ऐसे आपके सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे हिंदी को लेकर के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आप लोग ज़्यादातर गलत कर देते हैं और गलत पढ़ते भी हैं, गलत बोलते भी हैं और गलत लिखते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा है पूजनीय, 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 पूजनीय। ये 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा सही होगा। साथियों, हमेशा क्या होता है, पूजनीय सही होता है। ठीक है, क्या होता है, पूजनीय होता है। हम लोग पूजनीय बोल देते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पूजनीय बोल देते हैं, जो गलत होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा पूजनीय शब्द आता है शुद्ध शुद्ध में, अक्सर हम लोग गलत इसको लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब से गलत नहीं लिखना है। तो पूजनीय, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलो अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या है। अनुज, द्विज, अग्रज और सर्वज्ञ। ठीक है, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, द्विज मतलब 2 होता है, 2 होता है, 2 बार, जिसका जन्म 2 बार हुआ है। अग्रज यानी जिसका जन्म पहले हुआ है, यानी अग्रज हो जाएगा। ठीक है, अनुज मतलब जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह अनुज जाएगा। सर्वज्ञ मतलब जो सभी कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो। क्लियर हो गया। चलिए, तो आंसर आपका अग्रज होएगा। ठीक है, हाँ, वर्तनी के अनुसार शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से कमेंट करना है। और जो लोग नए जुड़े हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 9 बजे। राधे राधे। हाँ राधे, सपना राधे राधे। ठीक है, चलो अनुसार शुद्ध। अब देखो इसका एक कैसे करोगे, एक संधि आती है पूरा प्लस कार, पूरा प्लस कार, एक संधि आती है, वैसे समझ लेना, पूरा प्लस कार। ठीक है, और वहां पे पूरस क्या बनेगा, पूरस प्लस कार, पूरस प्लस कार। मैं आपको संधि में जो पढ़ाऊंगा क्या बनेगा, पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे पुरस्कार आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, पुरस्कार आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। हाँ, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। संधि के तहत हुआ है विसर्ग संधि। अब इसमें संधि क्या है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि आपका है। पुरस्कार, नमस्कार, भास्कर, ये सब क्या इसके अंतर्गत आपके आते हैं। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, थोड़ा सा वॉइस अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे थोड़ा सा दांत में काफ़ी दर्द है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सजावट। अब देखो प्रत्यय समझिएगा, प्रत्यय जो शब्दांश के बाद लगते हैं, शब्द नहीं, शब्दांश के बाद लगते हैं, जो शब्दांश के बाद लगते हैं, शब्दांश के बाद लगते हैं, जो शब्दांश के बाद लगते हैं, पहली चीज उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगर ये पूछ लेता सजावट, अगर ऐसे पूछ लेता सजावट में कौन सा प्रत्यय है, कृत है तद्धित है, अब आप फंस जाते हैं। अभी केवल किस प्रत्यय से बना हुआ है आप ये लिख लेंगे, लेकिन पूछ लूंगा सजावट में कौन सा प्रत्यय है, कृत है कि तद्धित है, तो यहाँ समझ लीजिए कैसे समझना पड़ेगा। जो धातुओं से बनते हैं, जो धातुओं से बनते हैं, जो धातुओं से बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हम कृत बोलेंगे। जैसे खा से खाना, खा क्या है, धातु है। ठीक है, पी से पीना,
पी क्या है, धातु है। ठीक है, पी क्या है, धातु है। यहाँ पर जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनते हैं, विशेषण से बनते हैं। ठीक है, विशेषण से। अब देखो ये जो सजना है, सजावट, एक सजाना है, सजाना, सजाना क्या है, गुण विशेषण है, सजाना क्या है, विशेषण है। यानी यह सजावट जो शब्द है, यह अगर देखा जाए तो ठीक है, वो किस में जाएगा, वह तद्धित प्रत्यय में जाएगा। सजावट में क्या है, आ, सजा में आवट, यानी आवट, सजावट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। आहट कौन लगा दिया भाई, 4 का सी कैसे लग गया, ये भैया आहट क्या पता क्या बनेगा, घबराहट, घबराहट, ये आहट का बनेगा, घबराहट, चिल्लाहट, झंझनाहट। और आवट क्या बनेगा, लिखावट, लिखावट। ठीक है, सजावट। ठीक, ये बनेगा। कैसे गलत हो गया भाई, सी सी, सबने सी सी दे दिया आंसर, आवट बनेगा। देख रहे हैं, यहाँ मैंने बता दिया है आपको। हाँ, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा जो है विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर जो है कारक बताना है, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपदान कारक और कारण, करण कारक, कारण एक करण कारक है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अपादान कारक कहाँ होता है, पहले अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। पहला कोई भी वस्तु एक दूसरे से अलग होती है तो वहां पर आपका पदान होगा। दूसरा कहाँ होगा, डर के, डर या भय के अर्थ में, भय के अर्थ में। तीसरा क्या जाएगा, तुलना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में। ठीक है, यह 3 चीजें आपकी होंगी, 3 अर्थों में आपका क्या होगा, अपादान कारक आपका होगा, 3 अर्थों में अपादान कारक आपका होगा। जैसे यहाँ मैं समझ लूँ अलग होने के अर्थ में, जैसे लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ लड़का क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। बच्चा स्कूल से घर जाता है, यानी स्कूल से अलग हो रहा है। अब देखो डर के अर्थ में, बालक कुत्ते से डरता है, बालक कुत्ते से डरता है। ठीक है, डरता है, तो डरने के अर्थ में क्या हो जाएगा, भी अपादान हो जाएगा। मैं तुमसे सुंदर हूँ, मैं तुमसे सुंदर हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या तुलना हो रही है, तुलना हो रही है। तो यहाँ जान लीजिएगा 3 अर्थों में अपादान कारक आपका होता है। क्लियर हो गया, कोई संशय विस्मय तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, चौराहा में कौन सा समास है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे चौराहा है, एक सूत्र है संख्यावाचक द्विगु, संख्यावाचक द्विगु। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कैसे होगा, जहां पहला पद संख्या हो, जहां पहला पद संख्या हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, दूसरा पद संज्ञा हो, वहां क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास, यानी पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। जैसे चौराहा, तिराहा, देखो आपका नवग्रह, इसके उदाहरण है नवग्रह, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, नवग्रह, अठन्नी, अठन्नी, चौन्नी, दुवन्नी, चौराहा, तिराहा, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, हाँ, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुत्री का नहीं बताए पूछना है, तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता।
चलिए भैया सीधी सी बात है, तनय, तनय किसका है? पुत्र का है। तनय पुत्र सुत, ठीक है। हाँ, ये सुता, आत्मजा, दुहिता, ये सब किसका है? ये सब लड़कियों का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कर लोगे, सरल है, ठीक। अब देखो आत्मजा, आत्मज कर दो, आत्मज, ठीक है। चलो ये तीनों क्या है? पुत्री का पर्यायवाची। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है, देखो नहीं वाले प्रश्न आ रहे हैं, कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज, जल्दी से बताना है क्या है इसका, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब देखो सरोज, अरविंद, पंकज, ये सारे क्या है? कमल के लिए। सलिल जो है, सलिल या जो है पानी का पर्यायवाची, किसका है? पानी का पर्यायवाची है, ठीक है, सलिल, याद रखिएगा, सलिल, बहुत अच्छा आंसर, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ और भी हैं, नीर, उदक, पानी, अम्बु, तोय, नीर, उदक, अम्बु, पानी, तोय, ठीक, जल, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद करिएगा। मान लीजिए यहां से प्रश्न पूछेगा तो आपको वहां से प्रश्न पूछ लेगा। क्लियर हो गया? चलिए, हाँ, वारी, वारी मैंने लिखा है, वारी, मेघ पुष्प, मेघ पुष्प यानी यह पर्यायवाची किसका है? पानी का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अब देखिए यहाँ पर, जिसकी मत तुरंत झट से, यानी कोई भी चीज तुरंत से उसका उत्तर सोच ले। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, उसका तुरंत उत्तर सोच लेना, तुरंत जवाब दे ही देना किसी बात का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्युत मनमति, ठीक है, समझ में आ गया। दूरदर्शी मतलब क्या होता है? दूर तक सोचने वाला, ठीक है, दूर तक सोचने वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा। निर्गुण में संधि है। अब देखो नी प्लस गुण, निर प्लस, देखो क्या बनेगा? नी प्लस गुण बनता है, नी प्लस गुण बनता है, फिर क्या बनता है? निर प्लस गुण बनता है, फिर ये रह जाता है, इस पे बैठता है, फिर बनता है निर्गुण। क्या बनता है? निर्गुण, यानी नी प्लस गुण होगा और यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, विसर्ग संधि। जैसे ऐसे और है, दु प्लस जन, दु प्लस जन, क्या बनेगा? दूर प्लस जन, ठीक, क्या बनेगा? दुर्जन। तो ये भी आपका याद रखिएगा, ठीक है, हाँ। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्दों को दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखो तत्सम में बाबा का तत्सम यानी तत् प्लस सम, तत्सम, तत् मतलब उसी, सम मतलब प्रकार, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी वैसे ही हो रहा है उन्हें हम तत्सम बोलते हैं। और शब्द के आधार पर 4 भेद होते हैं, ठीक है, यानी शब्द के आधार पर 4 भेद होते हैं। उसमें मैं बताऊं आपको उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी संस्कृत का शब्द देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलश, क्या हो जाएगा? आपका कलश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कलश हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। अब ये तत्सम क्यों हुआ है मैं समझा रहा हूँ। देखिए तत्सम पहचाने तो कुछ ट्रिक है। आपको ये सा दिख जाए, ये सा दिख जाए, वह दिख जाए, विसर्ग दिख जाए, अगर ये सब कहीं दिख रहे हैं समझ लीजिए कि तत्सम लगा देना है। तत्सम क्या है? लगा देना है। यहाँ देखो सा आ गया है, ठीक, इसीलिए ये कुछ ट्रिक है जो आपको बड़े काम आएंगे, ठीक, बड़े काम आने वाले हैं। तो सबको समझ में आ रहा है ये बातें मेरी?
हाँ, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो सौभाग्यवती होता है यह शादी के बाद प्रयोग होता है। जब आपकी शादी हो जाती है तब आशीर्वाद मिलता है सौभाग्यवती रहो। लेकिन यहाँ पे वाक्य में शुद्ध चुनना है आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। यानी आयुष्मती शादी के पहले के लिए लड़कियों के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं हम आयुष्मती भव, आयुष्मान भव। ठीक है, शादी के बाद हम सौभाग्यवती का प्रयोग करते हैं, यानी बी विकल्प सही है। बाकी सारे जो सौभाग्यवती, ठीक है, और ये सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, समझ गए, इसमें गलती नहीं करना है। 11 का ए, 12 का उत्तर देना है आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भानुदय, अब देखो भानु प्लस उदय, देखो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, वो क्या कहती है ई ई करा है कि ई के बाद ई उ री ई उ री के बाद कोई समान स्वर आए, यानी वही आ जाए, समान स्वर आए तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा दीर्घ हो जाता है। जैसे अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। उ प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। री प्लस री, चूंकि री का बड़ा होता नहीं हमारे यहाँ संस्कृत में, तो री ही उतार दिया जाएगा। संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भानु प्लस उदय, यानी यहाँ जो पहला वाला विकल्प है वो सही है। क्यों, यहाँ में लिखा भानु प्लस उदय, यहाँ पे भानु में उ है, यहाँ पे उ है, उ मिलकर बड़ा उ हो गया। ठीक है, भानुदय हो गया, क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक, क्लियर हो गया, भानुदय। हाँ, सबको समझ में आ गया। हमारे यहाँ शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। अब देखना पड़ेगा ये टाइप मिस्टेक तो नहीं हुआ है, मैं चेक कर लूँ एक बार इसको। ₹6 received on PhonePe. ₹10 received on PhonePe. चलिए मैं चेक कर ले रहा हूँ इसका। अच्छा प्रबंध है, अच्छा देखो गलत लिखा है ना, प्रबंध है, अच्छा प्रबंध है। ठीक है, अब सही हो गया है। चलो वही सीधी सी बात है, हमारे यहाँ न्यायिकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, आपने इसको कर लिया होगा, इसमें कोई कठिन चुनौती नहीं रही होगी। हाँ, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। द्रव्य, द्रव्य, संपदा, दौलत। अब देखो द्रव्य, संपदा, दौलत। द्रव क्या होता है, जो लिक्विड चीजें होती हैं, लिक्विड चीजों के लिए होता है, लिक्विड वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, हाँ चलिए क्या समझ में आ गया। यानी जितने तरल पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, जैसे आपका पानी, कोयला, तेजाब, तेल, ये सब चीज लिक्विड के लिए है। अगला प्रश्न है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को
भगाया, कर्ता कारक, संप्रदान कारक, करण कारक और कर्म कारक। अब बहुत बढ़िया सिंपल है, यहाँ पे लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यानी कर्म की पहचान किससे होती है? कर्म की पहचान को से होती है। मैं बार बार बता चुका हूँ, कर्म की पहचान को से होती है, यानी कुल मिला करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। डाकू, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, यानी यहाँ पर ये डाकू क्या हो जाएगा? ये कर्म है, ये क्या है? कर्म है, और कर्म की पहचान को से होती है, मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको आप पहचान गए होंगे। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। 16 कड़ी। घुड़सवार शब्द में क्या है? घुड़सवार रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, निरर्थक शब्द। अब देखो ये जो तीनों है ना, ये जो है क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के भेद, के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यौगिक क्या हो जाएगा? यौगिक, यौगिक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्दों के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक का अर्थ निकलता है, तथा प्रत्येक का अर्थ निकलता है। जैसे घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, यानी घोड़े का भी अर्थ है, सवार का भी अर्थ है, इसलिए यौगिक हो गया। योग रूढ़ तब होता है जब कोई विशेष अर्थ दे, जब कोई विशेष अर्थ दे तब आपको क्या होता है? योग रूढ़ी होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे 17 का शी हो गया है। अजायब घर देसी शब्द, तत्सम विदेशज और संकर शब्द। अब देखो जहां पर दो भाषाओं से जो मिलकर, दो भाषाओं से मिलकर जो बनते हैं, दो भाषाओं से जो मिलकर बनते हैं, हाँ सचिन स्वागत है। दो भाषाओं से जो मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अब वो दो भाषाएं कोई भी हो सकती हैं, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, कुछ भी दो कोई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो भाषाओं का। तो जो अजायब है, अजायब, अजायब, ये क्या है? ये अरबी का शब्द है, अरबी का, प्लस जो घर है वह हिंदी का शब्द है, यानी यहाँ पर अरबी और हिंदी दो भाषा आ गई ना, अरबी और हिंदी दो भाषा आ गई। ठीक है, हमने कहा टिकट घर, टिकट घर, हमने कहा टिकट घर, टिकट क्या है? टिकट अंग्रेजी है, घर क्या है? हिंदी है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। हमने कहा लखपति, लखपति, लख क्या है? लख संस्कृत है, प्लस पति हिंदी है, यानी कोई भी दो भाषा आ सकती है, उन्हें हम संकर शब्द का प्रयोग करते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आचार का विलोम क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, आचार का विलोम क्या होगा? आचार का जाएगा अनाचार हो जाएगा। अरे कैसे अब अनाचार होगा, अनाचार होगा, कैसे होगा? इसको भी समझिए। अन प्लस आचार, अन प्लस आचार, ठीक है, तो अनाचार हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? दुशासन शब्द का उपसर्ग, अब देखो उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश के पहले लगते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, शब्द नहीं, शब्दांश के पहले लगते हैं। क्लियर हो गया? जो शब्दांश के पहले लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। क्या समझ में आ गया? हाँ, अब यहाँ पे दुष प्लस साहस, दुष प्लस साहस। अब उपसर्ग का क्या काम होता है? संस्कृत में 22 होते हैं, संस्कृत में
22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। और यहां पर क्लियर हो गया। जगन्नाथ के संधि का उदाहरण है। अब देखो जगत प्लस नाथ, तो ता का क्या हो जाता है, ता का ता था दा था न, यानी इसका पांचवा वर्ण हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। क्या बनेगा, जगन प्लस नाथ, ता खत्ता नाथ, क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। यानी यह किस में जाएगा, यह जाएगा आपका व्यंजन संधि में, आपका जाएगा व्यंजन संधि में आपका जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मोर का तत्सम क्या होगा, मोर का तत्सम मयूर, मयूर, मयूर और मयूर। चलिए जल्दी बताइए भैया लोग। बस सिंपल सी बात है, मोर का मयूर होता है, मोर का मयूर होता है। अभिशाप में उपसर्ग चुनिए। देखो उपसर्ग चुनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है कि इसको शब्द को तोड़िए। दूसरे जो उपसर्ग का भी अपना एक अर्थ होता है, हर एक उपसर्ग का अर्थ होता है। अब आपको उपसर्ग का अर्थ नहीं मालूम है तो सेकेंड वाले का अर्थ तोड़िए। तो अभि प्लस साप, अभि प्लस शाप, क्या जगह अभि उपसर्ग लगा हुआ है, यानी यहाँ अभि। ठीक है, ठीक है। अब देखो अधिक का बनेगा, ठीक है, अति का आ का ये नहीं होगा, ठीक, यानी यहां पर अभी हो जाएगा। अब इसका क्या बनेगा, आगमन, आगमन बन सकता है, ठीक। इसका क्या बनेगा, अधिकार, इसका क्या बनेगा, अत्यधिक, अधिक प्लस अधिक, अत्यधिक। तो बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा, ईर्ष्या। तो भैया सीधी सी बात है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली है, बहुत बेसिक प्रश्न है ये। क्लियर हो गया। चंद्रमा का पर्यायवाची सब चुनिए। निशाकर, निशाचर, तरणी और कृषाणु। चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है आपको। अब देखिए तरणी सूर्य का पर्यायवाची हो गया। निशा मतलब रात, लेकिन निशाचर मतलब राक्षस। अब आजकल तो हर आदमी राक्षस हो गया, क्योंकि पूरी रतिया जगता रहता है, तो आदमी भी राक्षस ही हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो है कृषाण मतलब अग्नि, ठीक है। तो निशाकर क्या बनेगा, निशाकर, राकेश, ठीक है। निशाकर, राकेश भी याद कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। ये क्लासेज 9 बजे चलती है, तो आप लोग से निवेदन कि 9 बजे आप लोग आ जाया करिए, ठीक है, 9 बजे। चांद, चंद्र, हिमांशु, देखो चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, ठीक है, ये सब क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। शशि, निशापति, ये क्या जगह सारे जो है आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। राकेश, चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, शशि, निशापति, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विशंभर। ये तो कर लोगे, मुझे पता है ये कर लोगे, बताओ जल्दी से। बहुत सिंपल सी बात है भैया, ये तो कर लो जोगे। चंद्रशेखर क्या जाएगा? चंद्रशेखर। बहुब्रीहि समास है, जब बहुब्रीहि समास पढ़ते हो ना, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात कौन? भगवान शिव। और ये बाकी नारायण, गरुड़ध्वज और ये सारे विष्णु जी के हैं। ये क्या है? विष्णु जी के हैं। ये भी क्या है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चंद्रशेखर। एक आता है चंद्रमौली। चंद्रमौली, मौली मतलब भी शिखर होता है। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लेगा तो आपको दोनों आना चाहिए। क्लियर हो गया? हाँ, यथाशीघ्र। अब देखो, अब अव्यय भाव समास को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला, अव्यय वाले शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय वाले शब्द जो होते हैं वह अव्यय भाव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका नाम अव्यय भाव पड़ा है। बहुत जल्द स्टार्ट होंगी, बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, बीपीएससी के भी, हिंदी के भी। हाँ, यहाँ पर अव्यय वाले शब्द, यानी पहला पॉइंट हो गया जैसे यथा। या आपने यथा जहां देख लिया, जैसे यथा शीघ्र, यथार्थ, यथा संभव। ठीक है, भर, भर क्या है? एक अव्यय है, यानी भर पेट। ठीक है, जीवन भर। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जहां शब्दों को दोहरा दिया जाए, शब्दों को दोहरा दिया जाए, वहां पर भी क्या हो जाएगा? आपका यही हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, रातों रात यानी रात रात, दिनों दिन यानी दिन दिन। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले शब्द भी किसके अंतर्गत आते हैं? जिसमें उपसर्ग लगा होगा वो भी अव्यय भाव में आते हैं। जैसे प्रदेश, क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग लगा है, यानी यह अव्यय भाव हो जाएगा। आजीवन, आ प्लस जीवन, यहाँ पे आ लगा है, आपका हो गया। ठीक है, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यानी परि उपसर्ग लगा हुआ है। चौथा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले, नदी के नाम के पहले यदि संख्या लगा हो, यदि संख्या लगा हो तो द्विगुना होकर के, द्विगु का अपवाद है, न होकर अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला। ठीक है, यदि नदी के नाम तो द्विगु नहीं होगा। क्या? जैसे पंचगंगा, पंचगंगा, गंगा क्या नदी के नाम है? पंच मतलब संख्या है। सप्त सिंधु, सिंधु क्या नदी के नाम है? सप्त क्या संख्या आ गया। अगर हमने इसको नहीं पढ़ा है तो हम तुरंत किस में ढकेल देंगे? हम चले जाएंगे द्विगु में, चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। अब यह अमूल्य क्या है? आपका क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका, यहाँ पर आपका इसमें जाएगा विशेषण में आपका जाएगा। ठीक है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण था अमूल्य। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण का युक्त वाक्य कौन सा है? देखो, क्रिया विशेषण पूछा है,
क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाए उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यह 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, ठीक है, और तीसरा जो है रीतिवाचक, चौथा है परिमाणवाचक, ठीक है। तो यहां बताना है, तो यहां क्या हो जाएगा 29 का? भाई सी हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे। अब अगर ये मैं पूछता, थोड़ा सा डीपली मैं पूछ लेता, ऐसे पूछ लेता आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछ लेता तब आप फंस सकते थे। अगर ये पूछ लेता रीतिवाचक, तो ये जो धीरे धीरे क्या है, वह तो क्रिया विशेषण है ही, कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका ये है। क्लियर हो गया? इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, हो गया? चलिए अगला देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसके बाद संस्कृत आपको चलेगा, इसके बाद क्या चलेगा आपका? संस्कृत चलेगा, ठीक है, संस्कृत चलेगा। यहाँ पर है निम्नलिखित में योग रूढ़ सब चुनिए। योग, अब देखो योग रूढ़ आ गया है। योग रूढ़ मतलब क्या होता है? जो शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, तथा कोई विशेष अर्थ देते हैं, कोई विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे योग रूढ़। अब देखो, अब दूध वाला ये क्या हो जाएगा आपका? यौगिक हो जाएगा। नैन का ये हो जाएगा, पील आपका हो जाएगा। लेकिन चक्र पाणी, अब चक्र पाणी क्यों होगा? चक्र है हाथ में जिसके, पाणी मतलब हाथ, कौन? विष्णु जी। यानी यहाँ पर चक्र और पाणी, चक्र प्लस पाणी, यानी चक्र जिसके है हाथ में, पाणी मतलब होता है हाथ, पाणी मतलब क्या होता है? हाथ, ठीक है। हमेशा किसके हाथ में चक्र विराजमान रहता है? या तो विष्णु जी के, या तो कृष्ण के। अब यहाँ चक्र प्राणी किससे लगाएंगे? विष्णु जी से लगाएंगे। यानी कोई विशेष अर्थ जब देने लगे, यही मैंने लिखवाया ना, विशेष अर्थ आपको देने लगे। इसके बहुब्रीही समास के अगर आपने उदाहरण पढ़े होंगे, ये सारे योग रूढ़ के ही होते हैं। जैसे हमने कहा पीताम्बर, पीताम्बर किस में जाएगा? योग रूढ़ में जाएगा। नीलकंठ किस में जाएगा? योग रूढ़ में जाएगा। त्रिनेत्र किस में जाएगा? योग रूढ़ में जाएगा। चारपाई किस में जाएगा? योग रूढ़ में जाएगा, ठीक है। चंद्रशेखर किस में जाएगा? चंद्रशेखर। तो कुल मिलाकर के हर एक चीज़ें जो है वह जाएंगी अलग अलग। क्लियर हो गया? इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिएगा, समझ गए ना? हाँ, अब देखिए, तो अब आपकी क्लासेज आज इतना ही मैंने करा दिया है। आज के क्वेश्चन इतने समाप्त हो गए हैं। देखिए यूपी टेट जो हमारे यहाँ, यूपी टेट मैं बाबा कर रहा हूँ कि आपका 9-8-20 क्लास होगा। 8 से 9 सीडीपी रहेगा, 9 से 10 आपका हिंदी रहेगा, ठीक है। 11 से 12 आपका संस्कृत रहेगा, नहीं 10 से 11 संस्कृत रहेगा, 11 से 12 आपका मैथ रहेगा, 12 से 1 आपका जो है पर्यावरण रहेगा। ये शेड्यूल है। कुछ दिन में कल से आपका सीडीपी भी चलने लगेगा, कल से सीडीपी चलने लगेगा, ठीक है। और हिंदी 9 बजे चल ही रही है। और यहाँ पर जो एसएसटी वाले होंगे वो यहाँ पे एसएसटी पढ़ेंगे मैथ और साइंस के स्थान पर, ठीक है। इसके स्थान पे वो एसएसटी पढ़ेंगे, जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो एसएसटी पढ़ेंगे। बाकी 3 तो कॉमन सभी के लिए है, 3 सभी के लिए कॉमन है। क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं और पूरा हम लोग ने जो प्लान किया है आपको पास कराने का, अच्छे नंबर लाने का, उसमें आपको भी पढ़ना पड़ेगा। 2, 3, 4 जुलाई को पेपर है, सबको पता है आपको। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो 9628 95 92 37 पे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अगर आप टेट चाहते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं
या ऑनलाइन चाहते हैं, दोनों मोड में आपको मिल जाएगा। बहुत बच्चे ऑफलाइन चाहते हैं, नहीं हमको ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन भी प्रयागराज में क्या बोलते हैं, बासन चौराहे के पास आपका हमारा सेंटर है टीचर्स अकादमी। फिलहाल इतना ही, इसके बाद आपका संस्कृत की क्लासेस चलेंगी, फिर उसके बाद जो क्रम चला हुआ है तो कहीं नहीं जाना है। धन्यवाद।